नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब से जम्मू तक को सुलगाने की थी तैयारी, पाकिस्तान की साजिश का हो गया पर्दाफाश और जांच एजेंसियां हो चुकी हैं अलर्ट। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि आंदोलन के जरिए पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे इमरान खान, शहबाज शरीफ ने दिया यह बयान और इमरान खान को घेरा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। और इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सऊदी अरब को ईरान की चेतावनी, कहा सब्र का बांध टूटा तो शीशे की इमारत चकनाचूर हो जाएगी। और इसी के साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि तालिबान को लेकर आखिरकार भारत के साथ खड़ी हुई दुनिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी की बात पर दुनिया ने लगाई मोहर। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पंजाब से जम्मू तक को सुलगाने की तैयारी, पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश, जांच एजेंसियां हो गई अलर्ट। जी दोस्तों, पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर एक बार फिर खालिस्तान आंदोलन को जिंदा कर पंजाब से लेकर जम्मू तक को सुलगाने की तैयारी की जा रही है और वहां एक नया भिंडरावाला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान तिहाड़ जेल में बैठे आतंकी के निर्देश पर बैठक भी आयोजित की गई और इन सूचनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए और विवादास्पद संगठन वारिस पंजाब दे समेत कुछ संगठनों और उसके मुखिया को जांच के घेरे में लाया गया। और इसके साथ ही वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल के सोर्स ऑफ फाइनेंस की जांच के आदेश दे दिए गए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी साजिश रची थी। पाकिस्तान ने जम्मू से लेकर पंजाब तक सुलगाने की थी तैयारी, लेकिन जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आंदोलन के जरिए पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं इमरान खान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पूर्ववर्ती इमरान खान पर अपने आंदोलन के जरिए देश को बर्बाद करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। अपने भाई और PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद गुरुवार को लंदन में मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हार उनकी नियति है जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 17-18 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7 से 18 नवंबर तक आयोजित सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा कार्यवाही समूह के 41वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंच पर कश्मीर राग छेड़ने को लेकर पाकिस्तान की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा उनका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में संवैधानिक बदलाव के बाद क्षेत्र के लोग अब देश के अन्य हिस्सों की तरह अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सऊदी अरब को ईरान की चेतावनी। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हमारी धैर्य की परीक्षा ना लें। मंत्री ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ईरान सऊदी अरब के प्रति अपना रणनीतिक धैर्य आगे भी बरकरार रखेगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। और इसी के साथ ईरान के मंत्री इस्माइल खातिब ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी तक तो ईरान तार्किक और रणनीतिक वजहों से धैर्य बनाए हुए है, लेकिन अगर तनाव इसी तरह से जारी रहा तो ये गारंटी हम नहीं दे सकते कि हमारा सब्र बना रहेगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सब्र का बांध टूटा तो शीशे का महल चकनाचूर कर देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तालिबान को लेकर आखिरकार भारत के साथ खड़ी हो गई दुनिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी की बात पर लगी मुहर और भारत को मिली बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जब तालिबानी तांडव कर रहे थे और पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो सभी देश चुप थे और इसी का फायदा उठाकर तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान में सरकार भी बना ली और चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। मगर इस पर पूरी दुनिया चुप्पी साधे रही। सिर्फ भारत ने तालिबान का खुलकर विरोध किया और पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबानियों के शासन को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया था। देर से ही सही, लेकिन आखिरकार पूरी दुनिया
को आज उस हकीकत का एहसास हो गया है जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों पहले ही बता दिया था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान के खिलाफ दुनिया के सभी देशों ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और इससे पीएम मोदी की कही गई पूर्व की बातों पर मोहर भी लग गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले 24 घंटे में 7 राज्यों में मौसम लेगा करवट, बारिश का अलर्ट, IMD का लेटेस्ट अपडेट सामने। जी हाँ दोस्तों, देश में मौसम करवट ले रहा है। ठंड की आहट के साथ धूप गायब होने लगी है और लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। उधर हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी बढ़ गई है और साथ ही बरसात का सिलसिला थम नहीं रहा है। बर्फबारी और वर्षा के कारण कई प्रदेशों में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार बदल रहा है। IMD ने कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। दक्षिण भारत और पहाड़ी राज्यों में बारिश जारी है और मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शराब घोटाले पर बीजेपी का मनीष सिसोदिया पर आरोप। 2 कंपनियों के लिए 100 करोड़ रुपए लिए और बदले गए 140 फोन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले की परतें खुल रही हैं। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की गई। सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले गए। सिसोदिया की टोली ने घोटाला किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वारंट वाले गारंटी क्या देंगे, यानी वो लोग क्या गारंटी पत्र जारी करेंगे जिनके ऊपर खुद वारंट जारी है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली की आबकारी नीति सार्वजनिक होने से काफी पहले कुछ शराब निर्माताओं को लीक कर दी गई थी और शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। ईडी की ओर से गिरफ्तार शरत रेड्डी की रिमांड कॉपी से खुलासा हुआ। आरोपी ने 140 के करीब फोन डिस्ट्रॉय किए ताकि सबूत मिटाए जा सकें। शरत रेड्डी और पकड़े गए अन्य आरोपी विनय बाबू को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा था। संबित पात्रा ने केजरीवाल की गारंटी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग वारंट पर हैं वो किसी को क्या गारंटी देंगे। इन लोगों ने बहुत गारंटी पहले भी दी थी, आज उनका क्या हुआ हम सब जानते हैं। दिल्ली में आपने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने दिल्ली को दूषित किया है वो इसे साफ करने की गारंटी दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले युवाओं को मिलेगी कमान, भाजपा तैयार करेगी अपनी साइबर सेना। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही चुनावी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है और इन दोनों ही राजनीतिक दलों का फोकस इस चुनाव से पहले सोशल मीडिया रहेगा और इसी कड़ी में भाजपा ने अपना एक मास्टर प्लान बनाया है। भाजपा जब जमीनी स्तर पर अपनी साइबर सेना उतारने जा रही है। दोस्तों, दरअसल MP भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने सुघोष अभियान की शुरुआत की है जिसके तहत 2023 के लिए युवाओं का साइबर सेना तैयार किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। AIMIM नेता पर बुलडोजर एक्शन, चंद घंटों में 2 मंजिला होटल कर दी गई उत्तर प्रदेश में जमींदोज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुर्खियों में है और इस बार कार्रवाई AIMIM नेता के होटल पर की गई है। ये मामला बरेली का है और AIMIM नेता तौफीक प्रधान के होटल पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि कई घंटों की कार्रवाई के बाद होटल को ध्वस्त कर दिया गया है। होटल पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई को गुरुवार देर शाम तक अंजाम दिया गया। होटल की दूसरी मंजिल पर विशाल बाज बनाया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में हर साल 341 बार घुसपैठ करता है चीन। ड्रैगन की पोल पट्टी खोलने वाली रिपोर्ट लगी हाथ। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक अध्ययन के अनुसार अक्साई चीन क्षेत्र में चीनी आक्रमण आकस्मिक घटनाएं नहीं बल्कि विवादित सीमा क्षेत्र पर स्थायी नियंत्रण पाने की रणनीतिक रूप से सुनियोजित और समन्वित विस्तारवादी रणनीति का हिस्सा है। इसी के साथ बृहस्पतिवार को जारी अध्ययन में कहा गया कि हम देखते हैं कि संघर्ष को 2 स्वतंत्र संघर्षों पश्चिम और पूर्व में अलग अलग किया जा सकता है जो अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख विवादित इलाकों के इर्द गिर्द है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गोली खाई थी वहीं से दोबारा शुरू किया मार्च और उसके बाद पाकिस्तान में सरकार और सेना की उड़ी नींद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का आजादी मार्च फिर शुरू हो गया है और ठीक एक हफ्ते पहले 3 नवंबर को मार्च के दौरान हुए हमले में इमरान के पैर पर 3 गोलियां लगी थी और उन्होंने अपना मार्च
वजीराबाद में उसी जगह से आगे बढ़ाया। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने सेना तक को धमका दिया है, अपनी सरकार को भी धमका दिया है, कहा है कि इस मार्च में आगे बढ़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ अपने समर्थकों से भी कहा है कि रास्ते में आने वाले सारे अवरोधों को उखाड़ के फेंक दो। तो दोस्तों आक्रामक हो गए हैं यहाँ पर इमरान खान और अपनी ही सरकार और सेना के लिए मुसीबत बन चुके हैं पाकिस्तान में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सेना ने किया कमाल का काम, सेना के ऑपरेशन के एनकाउंटर में जैश का आतंकी कर दिया गया ढेर। जी दोस्तों, अगर आपको भी देश की सेना पर पूरा गर्व है तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर के शोपिया के कॉपरेन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार तड़के एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हुई और आतंकियों की सूचना पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त ऑपरेशन में दहशतगर्दों की तलाश कर रही है। और इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को मार गिराया गया है। सुबह के वक्त कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक शोपिया के कॉपरेन इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है और पुलिस और सेना काम पर है और आगे के विवरण का पालन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी कामयाबी लगी है सेना के हाथ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में एक बार फिर कोरोना की दहशत मची, जबरदस्त तबाही, कई शहरों में पूरी तरह से लगा लॉकडाउन, हजारों लोग घरों में कैद। जी हाँ दोस्तों, चीन ने गुरुवार को अप्रैल के बाद से सबसे अधिक कोरोना के मामले देखे और देश में पिछले 24 घंटे में 10,200 से अधिक कोविड पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी बीजिंग के मामले में भी एक साल से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर कोरोना पहुंच गया है। और इसके बाद अब टॉप लीडरशिप ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाई है और देश में कई जगह लॉकडाउन की स्थिति है और कई जगह लोगों को घर से बाहर ना आने के लिए कहा जा रहा है। परिवहन भी इससे प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर रावलपिंडी की एक लैब में कोरोना से भी ज्यादा घातक वायरस बनाते हुए पकड़ा गया था। और अब आपको बता दें कि उसी कोरोना ने चीन में जबरदस्त तबाही फिर से मचा दी है और चीन की जनता को घरों में कैद कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूस के बाद अमेरिका ने भी खुलकर की है पीएम मोदी की तारीफ, भारत को बताया सुप्रीम। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बढ़ता ही जा रहा है। विश्व के सभी देशों को पीएम मोदी ने कायल बना दिया है। तो दोस्तों कुछ तो बात है ऐसे पीएम मोदी में जिसके कारण विश्व के बड़े बड़े देश उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। महज 8 वर्षों में पीएम मोदी ने भारत को जिन बुलंदियों पर पहुंचाया है इसका एहसास अपने देश के विपक्ष और कुछ लोगों को भले ना हो लेकिन दुनिया के सारे देश उनके जादू का अनुभव कर रहे हैं। भारत जिस तरह से इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती से संभालते हुए दुनिया को लीड कर रहा है और पूरा विश्व उसकी तारीफ कर रहा है, ऐसे में साफ है कि पीएम मोदी को पूरी दुनिया अब ग्लोबल लीडर मान चुकी है और पूरा विश्व ये मान चुका है कि दुनिया भर के देश को सिर्फ यही करिश्माई व्यक्तित्व एक नई दिशा दे सकता है। पीएम मोदी के करिश्मे और उनके प्रभावशाली नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम के चलते ही पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब अमेरिका ने भी खुलकर पीएम मोदी और भारत की तारीफ कर दी है। भारत दौरे पर आई अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध मामले में पीएम मोदी ने पुतिन से बिल्कुल सही कहा था कि ये युग युद्ध का युग नहीं है और इसी के साथ यूक्रेन में लाखों लोग गरीबी और भूखमरी का सामना कर रहे हैं। दुनिया के अन्य कई देशों में भी भारी खाद्य और ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, इसीलिए पीएम मोदी वहां बिल्कुल सही थे जहां उन्होंने रूस को दो टूक समझाया कि ये जो युग है वो युद्ध का युग नहीं है, वो एक साथ मिलकर मानवता के लिए आगे के कदम उठाने का युग है, पर्यावरण को संभालने का युग है, विकास का युग है और गरीबी को हटाकर सारी बीमारियों को दुनिया से हटाने का युग है। तो दोस्तों क्या आप भी पीएम मोदी के इस ऐलान का समर्थन करते हैं? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खेरसान से रूस की सेना की वापसी, जंग के बीच मिली जीत से खुश नहीं है यूक्रेन, पुतिन की नई चाल का है यूक्रेन को डर। जी हाँ दोस्तों, पिछले 9 महीने से यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर रूसी सैनिकों की बर्बरता में जल रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं और इस बीच यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खेरसान को रूसी सैनिकों ने छोड़ना शुरू कर दिया है। और इस कदम के साथ हालांकि यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को अभी भी डर सता रहा है कि यूक्रेन का मानना है कि इसके पीछे रूस की चाल हो सकती है। यूक्रेन को डर है कि रूस उसके सबसे बड़े दुश्मन बेलारूस के साथ बड़ी प्लानिंग में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम बनते ही ऋषि सुनक ने मंत्री को भेज दिया ताइवान, तो
तिलमिला उठा चीन, बोला ये वन चाइना पॉलिसी का है उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने एक बार फिर से उड़ा दी है चीन की नींद। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ग्रेग हैंडिस की 2 दिवसीय ताइवान दौरे को लेकर चीन ने नाराजगी जताई है। चीन ने कहा है कि ब्रिटेन वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है। ब्रिटिश मंत्री हैंडिस मंगलवार से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के वार्षिक वार्ता की सह मेजबानी करेंगे और इस यात्रा के दौरान वो ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात भी करेंगे। राजनीतिक और आर्थिक दोनों परिप्रेक्ष्य से ग्रेग हैंडिस की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार ब्रिटेन का कोई मंत्री ताइवान के दौरे पर है और वहीं किसी उच्च स्तरीय ब्रिटिश मंत्री की ये पहली ताइवान यात्रा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब विदेश मंत्री जयशंकर के मैसेज से ड्रैगन में हड़कंप। चीन को एहसास होगा कि बॉर्डर पर जो तनाव है वो उसके हित में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमावर्ती इलाकों में शांति ना हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत की ओर से उस देश को दिया गया संकेत स्पष्ट है। जयशंकर ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति का माहौल नहीं होगा तब तक समझौते का पालन नहीं किया जाता है और यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयास पर रोक नहीं लगती है तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ गलवान घाटी की झड़प का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में जो हुआ वो एक पक्ष का प्रयास था और हम जानते हैं कि वो कौन था जो समझौते से अलग हटा था और ये मुद्दा सबसे अहम है। और दोस्तों, इसी के साथ जयशंकर ने कहा कि अब कुछ ऐसा होगा जिससे चीन को यह एहसास हो जाएगा कि बॉर्डर पर चीन जो हरकतें कर रहा है और बॉर्डर पर जिस प्रकार से तनाव है वो चीन के फायदे में नहीं है, वो चीन को ही नुकसान पहुंचा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को मिली 5वीं वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को 5वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है और ये देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है और इसे KSR बेंगलुरु से रवाना किया गया। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन का भी यहाँ पर हरी झंडी से दिखाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि चुनावी खबरें हैं। गुजरात में पीएम मोदी की 25 रैलियों के जरिए 150 सीटें साधेगी भाजपा और योगी भी होंगे स्टार कैंपेनर। और इसी के साथ बीजेपी का लक्ष्य ट्रिपल डिजिट रिटर्न गुजरात में यहाँ पर लागू। जी दोस्तों, अपने गृह राज्य गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे और उनके लगभग 25 रैलियां करने की उम्मीद है और इसके जरिए सत्ताधारी दल का लक्ष्य 150 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचना है। दोस्तों, आपको बता दें कि रैलियों की तारीखों को प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम मोदी के कार्यक्रम की मंजूरी के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी गुजरात में टारगेट ट्रिपल डिजिट रिटर्न पर जुट गई है। और इसी के साथ अब जब 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश का मतदान हो जाएगा उसके बाद पूरी ताकत झोंक दी जाएगी गुजरात के चुनाव में। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी गुजरात की सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले जंग की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन फिर से अपनी नौटंकियों पर उतर आया है। सर्दी के मौसम में सेना की तैयारी थोड़ी बदल जाती है। हड्डी कपा देने वाली बर्फीली ठंड में जंग लड़ने के हथियार भी काम नहीं करते और ऐसे में उसका मैनेजमेंट अलग तरह से करना पड़ता है। भारत और चीन की सेनाएं अब भी पूर्वी लद्दाख में आमने सामने टकरा रही हैं और ये लगातार तीसरी सर्दी है जब दोनों देशों ने भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती अग्रिम चौकियों पर कर रखी है। और आपको बता दें दोस्तों, अगर ठंड में युद्ध करने की बात हो तो भारत की जो सेना है उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। हमारे जो जवान हैं वो सर्द में भी जबरदस्त तरीके से अपने दुश्मनों के पसीने छुड़ा देते हैं। इस बीच ठंड से पहले भारत और चीन दोनों तरफ से जंग के लिए तैयार रहने के लेकर बयान आ रहे हैं और एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना को अपनी तैयारी पीक लेवल पर रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, पीक लेवल पर तैयारी रखने का यहां पर ऐलान कर दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वहीं चाइना ने भी कहा है कि यहां पर युद्ध के लिए तैयार रहे वहां की सेना। तो दोस्तों, क्या आर पार होने जा रहा है और क्या भारत चीन को आखिरी चोट देने जा रही है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना पर गर्व है तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिना नाम लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत
भारत ऐसी विश्व व्यवस्था में यकीन नहीं रखता जहां कुछ देशों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाता हो। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा वास्तव में सामूहिक उद्यम बन जाती है तो सभी के लिए फायदेमंद वैश्विक व्यवस्था बनाने की संभावना तलाशी जा सकती है। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में एक संबोधन में उन्होंने साइबर युद्ध कौशल को लेकर आगाह किया और कहा कि इससे अहम बुनियादी ढांचों की भेद्यता बढ़ गई है। और इसी के साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सामरिक नीति का आचरण नैतिक होना चाहिए। भारत ऐसी व्यवस्था में यकीन नहीं रखता जहां कुछ देशों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान पर जानलेवा हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना। यहां पर इमरान खान ने दे दी सेना को बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने ऊपर हुए हमले के मामले में दूसरे सैन्य अधिकारियों के नाम का खुलासा करने की बुधवार को धमकी दी है। इमरान खान पर हाल ही में पंजाब प्रांत के वजीराबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान हमला हुआ था, जिसमें उनके दाहिने पैर में गोली लग गई थी और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इमरान खान ने दावा किया है कि उनके पैर में 3 गोलियां लगी हैं और इमरान खान पर हमले के बाद से पाकिस्तान में सियासी माहौल गर्म है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 6 आतंकियों को कर लिया गिरफ्तार और बड़ी संख्या में हथियार भी कर लिया बरामद। जी दोस्तों, कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा पुलिस ने सेना के साथ 6 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुपवाड़ा जिले के चीरकोट इलाके के बिलाल अहमद डार नाम के एक व्यक्ति के बारे में कई सूचनाएं मिलने के बाद सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने कुपवाड़ा के सामान्य क्षेत्र नुनुसा और लोलाब इलाके में उसे पकड़ने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया। बिलाल की गिरफ्तारी के बाद उसके 5 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।